हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे भारतीय एयरटेल के स्टॉक के बारे में। अगर आप भारतीय एयरटेल के स्टॉक के अंदर आप पोजीशन बना के बैठे हुए हो, या फिर इसके अंदर आप एंट्री लेना चाहते हो, या फिर शॉर्ट सेल करना चाहते हो, या फिर आपका जो होल्डिंग्स है वो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है, मतलब कोई भी तरह का आप इसके अंदर एक्शन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो का पूरी तरीके से देखो। बिकॉज ऑफ दैट इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हम पैटर्न फॉर्मेशन को इसके अंदर हम डालकर देखेंगे कि भारतीय एयरटेल का जो मूव वो किस तरह का मूव हो सकता है, कहाँ पर आ सकता है, इसका हर एक प्रोबेबिलिटी हम इसके अंदर जांच करेंगे और फिर जाकर हम इसके अंदर एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हम पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय एयरटेल का जो चार्ट है उस चार्ट को हमको देखना पड़ेगा। तो चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो चार्ट को देखकर देखो, यहाँ पर तुम चार्ट को देख सकते हो कि चार्ट को देखकर ऐसा ही एक पैटर्न नजर आ रहा है कि बहुत सालों से चार्ट ने मतलब एक ही एरिया के अंदर सपोर्ट ले रहा था और बहुत सालों से उसने उसका जो रेसिस्टेंट लेवल था उसी रेसिस्टेंट लेवल को ही मेंटेन करने की कर रहा था। तो ऐसा मतलब भारतीय एयरटेल इसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अंदर घूमता फिरता रहता था और अभी उसने इस एरिया को मतलब बाउंस बैक किया और फिर जाकर मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके चले गए और फिर जाकर उसका जो रेसिस्टेंट लेवल था रेसिस्टेंट के ऊपर ही सपोर्ट बनाया और फिर जाकर ऊपर शूट आउट किया, ठीक है। तो इसका मतलब अभी उसका जो जोन था, मतलब ये वाला जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वाला जो जोन था, ये वाला पैटर्न अभी खत्म हो चुका है। तो अभी इसके अंदर एक नया पैटर्न फॉर्मेशन आ चुका है। तो वो पैटर्न फॉर्मेशन क्या है और किस तरीके से भारतीय एयरटेल का जो मूव हो सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चले जाए तब यहाँ पर मैं तुमको डिटेल में दिखा पाऊंगा। तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, तुम डिटेल में यहाँ पर चेक कर पाओगे कि भारतीय एयरटेल ने एक ट्रेन लाइन बनाकर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो कि ट्रेन लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल ने इस तरह का जगह पे एक सपोर्ट बनाया, इस तरह का जगह पे उसका फास्ट सपोर्ट था और फिर जगह थर्ड सपोर्ट इस तरह की जगह पे था, फोर्थ सपोर्ट इस तरह का जगह पे था। तो ऐसा हो सकता है कि भारतीय एयरटेल फिर से यहाँ पर आ सकता है, इसका एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भारतीय एयरटेल फिफ्थ टाइम भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भारतीय एयरटेल यहाँ से ऊपर चले जाए, इसका प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज भारतीय एयरटेल का जो मूव है अब वो अप ट्रेंड वाला मूव हो चुका है और अभी उसका जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वाला जो जोन था उसका भी बाहर आ चुका है। तो अभी इसके अंदर कोई भी छोटा छोटा सपोर्ट भी इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है और इसके अंदर रैली करने के लिए छोटा छोटा सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय एयरटेल अभी ऊपर जा सकती है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर अगर हमको एंट्री लेना है तो किस तरह से एंट्री लेना है, कौन सी जगह पे एंट्री लेना है और इसका जो प्रोबेबिलिटी है, किस तरह का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, नुकसान होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो भी हमको देखना है। और टारगेट हम कहाँ पर रख सकते हैं अगर हम इसके अंदर एक पोजीशन बनाए, तो सब कुछ हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल है वो भी हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो देखो फंडामेंटल के लिए मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर मैं भारतीय एयरटेल को यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर भारतीय एयरटेल को लिख देता हूँ तब यहाँ पर भारतीय एयरटेल का जितना भी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होगा, क्वार्टरली जो रिपोर्ट होगा, सारे के सारे रिपोर्ट यहाँ पर आ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसका फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को ही मैं यहाँ पर देखूंगा और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा स्टैंड लोन, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर क्वार्टरली सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। बिकॉज मैं इसके अंदर मतलब 5 साल या फिर 10 साल तक मतलब इतना बिग एंट्री तो नहीं लेना चाहता। मैं इसके अंदर हार्डली 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इतना तक एंट्री ले सकता हूँ। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर हमको इनकम स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम बहुत ही ध्यान से देखो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर हम इसको बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो सेल्स है मतलब लगभग उसका सेल्स मतलब अभी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और आगे चलकर भी इसका सेल्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका नेट प्रॉफिट, ठीक है, यही हमको देखना चाहिए। और इसके अलावा भी इसका सेल्स हो रहा है, इसका सेल्स मतलब इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंडिचर है, क्या वो एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो हमको यही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो एक्सपेंडिचर है, इसके एक्सपेंडिचर 2020 मार्च के अंदर 22,000 यहाँ पर था, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी तुम यहाँ पर देखो मार्च में इसका टोटल एक्सपेंडिचर 13,965 इसका टोटल एक्सपेंडिचर अभी हो चुका है। तो इस एक्सपेंडिचर मतलब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो भारतीय एयरटेल तो मतलब ऐसा करेगा नहीं कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उस फाइनेंशियल रिपोर्ट में इसका जो एक्सपेंडिचर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करके उसने मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कमाया। और अभी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में, एक्चुअली आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वार्टरली जो रिपोर्ट है उस नेक्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो और भी कम हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर जब बहुत कम हो जाएगा तब उसका जो नीट प्रॉफिट होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेल्स तो वही आसपास चल रहा है, ठीक है, सेल्स वही आसपास चल रहा है, लेकिन जब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा तो नीट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे प्रोबेबिलिटी यही बनता है कि अगर नीट प्रॉफिट इसका बढ़ जाएगा तो स्टॉक का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा
तुम यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखो, क्लियर तरीके से देखो कि मार्च 2020 में वो नुकसान में चल रहा था, ठीक है, और उसने मतलब नुकसान में चल रहा था, दिसंबर 2020 तक उसने नुकसान में चल रहा था, और फिर जगह 2021 का जो मार्च में उसका जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उसने प्रॉफिट कमाया। तो अभी उसने प्रॉफिट करना शुरू किया, ठीक है, तो ज़रूरी है कि वो आगे चलकर भी प्रॉफिट करेगा, उसका मतलब नुकसान से बाहर आया और अभी प्रॉफिट करना शुरू किया, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाकर भी वो प्रॉफिट ही करेगा। तो जब उसका नुकसान चल रहा था, तो नुकसान के समय भी उसका जो स्टॉक है, वो स्टॉक इस तरह का जगह पे वो सपोर्ट ले रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी उसका जो प्रॉफिट अभी चल रहा है, और प्रॉफिट का बेसिस पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट आएगा, तो क्वार्टरली रिपोर्ट में भी इसका प्रॉफिट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वार्टरली चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, तब यहाँ पर उसका जो एक सपोर्ट बना हुआ है, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि उसका टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो सपोर्ट बना हुआ है, तो इसी सपोर्ट से ही उसको एक बाउंस बैक मिल जाएगा, और यहाँ से स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ स्टॉक शूट आउट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा, जो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, उनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्राइस एक्शन का हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके इसके अंदर हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, तो टेक्निकल जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो कि तुम्हारे पास खुद एक कंपनी है, ठीक है, तो खुद अगर तुम्हारे पास कोई कंपनी है, तुम खुद की कंपनी का मालिक हो, और तुम या फिर तुम कोई कंपनी का इन्वेस्टर हो, ठीक है, मतलब बोर्ड मेंबर्स हो, या फिर तुम कोई म्यूचुअल फंड में काम करते हो, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हो, तो कंपनी के अंदर तुम स्टॉक खरीदते हो, तो उस कंपनी के अंदर का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो पब्लिक होने से पहले ही तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास पब्लिक होने से पहले ही आ जाएगा, तब तुमको सबसे पहले पता चल जाएगा तो स्टॉक किस तरीके से बिहेवियर कर सकता है, तुम इसके अंदर पहले से प्रेडिक्शन कर पाओगे, और तुम उसी जगह से उसके अंदर खरीदने की कोशिश करोगे, राइट। तो अगर हम बाइंग ट्रेंड लाइन बनाए, इस तरह का एक बाइंग ट्रेंड लाइन बनाए, तो बाइंग ट्रेंड लाइन का हिसाब से भी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक ने ये वाला जो कैंडल है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, इसी कैंडल में स्टॉक ने मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं तुमको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊं, तब तुम और भी बहुत ही क्लियर तरीके से तुम यहाँ पर देख पाओगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी उसने मतलब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। तो एक्चुअली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, देखो, ऐसा अगर हो जाए कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और कंपनी का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का हिसाब से भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और जो जब पब्लिश हो जाएगा, तब पब्लिश होने के बाद देखा जाए कि हाँ, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और सारे जो इन्वेस्टर है या फिर पब्लिक जो होता है, वो लोग इसके अंदर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो जब वो लोग एंट्री ले लेंगे, तब स्टॉक ऊपर की तरफ शूट आउट कर जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसको पता चलेगा, अंदर की जो लोग हैं उनको सबसे पहले पता चलेगा, राइट। तो उनके लिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सपोर्टेड एरिया है, ये सपोर्टेड एरिया भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक अभी सपोर्ट है, उसका भी एक मेन प्राइमरी ट्रेंड लाइन है, मतलब उसको नीचे आना पड़ेगा, उनके लिए सब फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए हाँ भाई, स्टॉक सपोर्ट पे है, तो इसी एरिया से अगर हम खरीदेंगे तो प्रॉफिट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस समय क्या होगा, देखो, स्टॉक ने मतलब मान लो कि इस तरह के एरिया के अंदर मतलब अंदर के कोई मतलब न्यूज़ बाहर निकल आ गया, या फिर मतलब अंदर में कुछ चल रहा है, कंपनी के अंदर कुछ चल रहा है, तो इस हिसाब से अगर कोई बंदा किसी को पता चल गया कुछ भी, तो उसने स्टॉक को खरीद लिया और स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ शूट आउट हो गया। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होता है, जो लोग समझ रहे थे मतलब बहुत दिन से तो स्टॉक एक ही जगह पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, तो अभी उसने मतलब एक ऊपर की तरफ उसने जाम किया, तो चलो यहाँ पर सेल कर दे। तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर सेल करेंगे। तो वो लोग जब यहाँ पर सेल करेंगे, तब स्टॉक क्या होगा, तब स्टॉक धीरे धीरे फिर से नीचे आएगा, और उसका जो ट्रेंड लाइन है, मतलब बाइंग ट्रेंड लाइन है, उसी बाइंग ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने एक पुल बैक भी दे देगा, और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट भी बनाएगा, और इन्वेस्टर फिर से यहाँ से खरीदेंगे और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और स्टॉक फिर से ऊपर चले जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ऐसे ही मूव होता है, और प्राइस एक्शन भी ऐसे ही काम करता है। अगर मैं एक प्राइस एक्शन की एक पैटर्न तुमको यहाँ पर बनाकर दिखाऊँ, तब भी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि उसने ऑलरेडी एक फ्लैग पैटर्न की तरह उसने बनाकर रखा है। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि उसने ऑलरेडी एक फ्लैग पैटर्न की तरह बनाकर रखा है, जैसे कि फ्लैग पैटर्न ऐसा आया और इसी अंदर को कहीं ना कहीं घूम रहा है, और इसी जगह से बाहर निकल कर सीधा ऊपर की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर चल रहा है, लेकिन असल में जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल को देखकर काम कर रहा है टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल के अंदर किसी और तरह का मूव हो रहा है। तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल अगर दोनों ही इसके अंदर मिलाकर देखा जाए, तो प्राइस अभी जो चल रहा है इसका आसपास अगर तुम खरीद लोगे, इसी तरह के आसपास एरिया के अंदर तुम खरीद लोगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर चले जाए, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब स्टॉक ने नुकसान कर रहा था, बहुत करोड़ों रुपए नुकसान कर रहा था, तब भी स्टॉक मतलब नीचे नहीं आ पाया था, तब भी कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर घूम रहा था। तो अगर उसने प्रॉफिट कर दिया, थोड़ा भी प्रॉफिट कर दिया, तो स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इस स्टॉक के अंदर तुम बाइंग करना चाहते हो तो तुम बाइंग कर सकते हो। ये वाला स्टॉक बहुत एक अच्छा स्टॉक है, भारती एयरटेल बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। और तुम्हारा जो स्टॉप लॉस होगा, तुम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे। स्टॉप लॉस मतलब क्या, देखो, अगर
सारे के सारे प्रेडिक्शन गलत हो जाए, सब कुछ गलत हो जाए, तब भी जब नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, सिर्फ यह इतना तक ही नुकसान होगा, राइट। क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर उसका जो सपोर्ट है उसको ब्रेकआउट करेगा, तब उसका जो मेन ट्रेंड लाइन है, मेन ट्रेंड लाइन के पास चले आएगा। तो मेन ट्रेंड लाइन से जब वो फिर से ऊपर की उठने की कोशिश करेंगे, तब हम फिर से इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसके अंदर छोड़ देते हैं, और इसके अंदर अगर हमको बाइंग करना है तो हम इस तरह का जो एरिया है, इस तरह के एरिया के अंदर हम बाइंग कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाइंग पोजीशन, ठीक है। भारतीय एयरटेल अभी ऊपर जा सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो मैं यहाँ पर तुमको एक अर्निंग पर शेयर का मैं यहाँ पर तुमको एक डिटेल दिखा देता हूँ। तुम यहाँ पर ओवरव्यू में तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू जो है वो अभी रेवेन्यू इसका 2021 में रेवेन्यू बढ़ चुका है। लेकिन नीट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर अगर क्वार्टरली सिलेक्ट करूँ तो तुम क्वार्टरली में देख सकते हो कि इसका जो नीट प्रॉफिट है, नीट प्रॉफिट मतलब नुकसान से अभी बाहर आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिपोर्ट होगा, क्वार्टरली जो रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट में क्या दिखा जाएगा कि इसका नीट प्रॉफिट थोड़ा और भी इंक्रीज कर चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे स्टॉक इंक्रीज करेगा और उसका जो प्रॉफिट होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी है। और अगर मैं तुमको अर्निंग पर शेयर देखूँ, तब भी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है और आगे चलकर और भी बढ़ेगा, इसका भी एक प्रोबेबिलिटी है। और आगे जाकर और भी बढ़ेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर उसने एक प्राइस एक्शन का एक पैटर्न बनाया, और प्राइस एक्शन के पैटर्न के हिसाब से स्टॉक ने सीधा उसका जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद वो सीधा ऊपर की तरफ शूट आउट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऐसा मुझे दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक ऊपर जा सकता है, और रिपोर्ट का हिसाब से भी अगर रिपोर्ट थोड़ा पॉजिटिव आ जाए, तब भी स्टॉक और भी ऊपर चला जा सकता है, राइट। तो इसके अंदर हमको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ना कि सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अगर तुम होल्डिंग करके बैठे हुए हो तो मैं तुमको कहूँगा बैठे रहो, क्योंकि स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। स्टॉक धीरे धीरे ऐसे ऊपर ही जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इसके अंदर टारगेट बनाना चाहते हो तो मिनिमम जो टारगेट मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि इसी लेवल का तुम एक टारगेट बना सकते हो, ये वाला जोन के अंदर तुम टारगेट बना सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा कि इसी लेवल के ऊपर जाएगा, इस रेंज के अंदर जाकर फिर से एक बाउंस बैक आ सकता है। तुमको मिनिमम 14% 15% तुमको ऐसे मिनिमम तुमको मिल ही जाएगा, मतलब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तुम इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। तो इस वीडियो थोड़ा एडवांस वीडियो है, बिकॉज मैं इसके अंदर फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को एक साथ मिला के मैंने इस वीडियो को बनाया। और अगर तुम डिटेल में सीखना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैं पर्सनली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और अगर तुम कुछ कॉमेंट करना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का भी ख्याल रखना। टेक केयर।